दोस्तों, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक ऐसी न्यूज आई जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। एक इंजीनियर आगा वकार अहमद ने एक ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशन की जिसके बाद लगने लगा कि पाकिस्तान अब दुनिया के कामयाब और टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। लेकिन आगा वकार ने ऐसा क्या किया कि देखते ही देखते वो एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान का मीडिया और हमारे साइंसदान उसके गुण गाने लगे। तो जनाब, आगा वकार वही शख्स है जिसने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाकर पूरे पाकिस्तान को तारीखी बेवकूफ बनाया था। मेरी वाइफ की आखिरी जो 2 बालियां थी, एक अंगूठी, वो बेच के मैंने बनाया, ये 2 किटें बनाई हैं। वो इतना आइंस्टाइन ज़हन था कि बेतहाशा न्यूज चैनल्स ने उसको कवरेज दी। इवन उसने अपनी पानी से चलने वाली गाड़ी का डेमो भी करवाया। हमारे टॉप मीडिया एंकर्स ने यह बात कहनी शुरू कर दी कि ये एक शख्स पूरे पाकिस्तान का इमेज बदल के रख देगा। और अब हाल ही में एक इंजीनियर आगा वकार साहब जो हैं, उन्होंने एक वाटर किट इजाद की है और उस वाटर किट की इजाद के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जो तवानाई का बहरान है किसी ना किसी तौर पे कुछ ना कुछ तो जरूर हल होगा। उस वक्त के सेनेटर परवेज रशीद और रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद शाह ने आगा वकार के साथ पानी से चलने वाली गाड़ी की ड्राइव भी ली। शाह साहब, ये कैसा तजुर्बा लग रहा है, आप पानी से गाड़ी चला रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान ने एक अच्छी इजाद की है, ये जो कंसेप्ट दिया है पानी वाला। और ये कहने पर मजबूर हो गए कि आगा वकार एक नेशनल एसेट है। प्लान्स बनने लगे कि किस तरीके से आगा वकार को हाई लेवल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इस एक शख्स की वजह से वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस थ्रेटन होने वाला था। इवन पाकिस्तान के चोटी के साइंसदान जैसे कि डॉक्टर समर मुबारकमंद और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस बात की तस्दीक की कि ये पानी से चलने वाली गाड़ी बिल्कुल सच है। चल सकती। आपका क्या ख्याल है कि ये आगा वकार साहब जो हैं, ये वाटर के साथ, पानी के साथ गाड़ी सही चला रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। सामने मौजूद हैं, आप सब लोग हैं, साइंसदान मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे, खुर्शीद शाह थे और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, परवेज रशीद थे। ये गलत बात है, फौरी उठा के कह देना। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि कायनात के उसूल किसी मुसलमान, किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी यहूदी के लिए नहीं बदलते। अगर हमारे सियासतदानों और साइंसदानों ने थर्मोडायनामिक्स, स्पेशली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होती तो उन्हें अंदाजा हो जाता कि ये सब फ्रॉड है। इस तरह की वाटर कार बनाने वाले बेतहाशा फ्रॉडिये पूरी दुनिया में पकड़े जा चुके हैं। आगा वकार भी ऐसा ही एक शख्स था जिसने ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनाई थी। इनफैक्ट बाद में पता चला कि आगा वकार के ऊपर तो डकैती का पर्चा है। बहुत जरूरी है। एक खबर जो आपके हवाले से सामने आई है, एफआईआर आप पर एक दर्ज थी डकैती की भी, और ये इसकी कोई वजाहत करना चाहेंगे गुफ्तगू से पहले आप? ये डकैती की नहीं, ये बैंक डकैती की है। आप इसको जरा लिखें, ये बैंक डकैती की है। और पानी से चलने वाली गाड़ी की कहानी यहीं खत्म हुई। इसी तरह 1980 में बशीरुद्दीन महमूद, जो उस वक्त सीनियर डायरेक्टर थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और उसमें एक अजीबो गरीब दावा किया। उन्होंने लिखा कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी का क्राइसिस है, बिजली का शॉर्टफॉल है, लिहाजा इस क्राइसिस से निकलने का एक हल यह है कि हम लोग जिन्नों को पकड़कर उनसे एनर्जी निकाल लें। उनका होश उड़ा देने वाला दावा यह था कि चूंकि जिन आग से बनते हैं, लिहाजा उन्हें काबू करके फ्री की एनर्जी जनरेट की जा सकती है। दिस इज सिंपली माइंड बॉगलिंग। अगर ये सब बातें सुन के आप हैरान परेशान नहीं हुए तो मुलाहिजा कीजिए साइंस और मैथमेटिक्स का एक और शाहकार। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ मैथमेटिकली ये बता रहा है कि नमाज पढ़कर कितना सवाब मिलता है, और जैसे जैसे आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं वैसे वैसे सवाब बढ़ता चला जाता है। और इस ग्राफ के पीछे जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इट लुक्स लाइक दिस। इस कमाल की मैथमेटिकल इक्वेशन के पीछे हैं डॉक्टर MM कुरैशी, जो PCSIR के चेयरमैन थे और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को भी चेयर कर चुके हैं। तो जनाब, जिस मुल्क में इस तरह की साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती है ना, उनका वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का है। ये जो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दिए हैं ना, इनका दूर दूर तक ना साइंस से, ना मैथमेटिक्स से और ना फिजिक्स से कोई ताल्लुक है। आज की दुनिया में वो कौमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो ही वर्ल्ड को लीड करती हैं और वही इवेंचुअली कामयाब होती हैं। आज पूरी दुनिया में वेस्ट का गलबा है। वेस्ट इज लीडिंग द वर्ल्ड, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड हैज बीन लेफ्ट फार बिहाइंड। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
9वीं से 13वीं सदी के दरमियान जब यूरोप कलीसा के चुंगल में फंसा हुआ था, तब मुस्लिम अरब वर्ल्ड ही था जो इल्म और साइंस के मैदान में सबसे आगे था। यही वो दौर था जब बगदाद में बैतुल हिकमा बना, अस्पताल बने, स्कूल्स बने, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनी। इस दौर में मुस्लिम वर्ल्ड ने कमाल के साइंसदान और स्कॉलर्स पैदा किए, जैसे कि इब्न अल हैतम, अल बेरूनी, बू अली सीना, उमर खयाम, अल फराबी, अल किंदी एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन आज से तकरीबन 700 साल पहले इस्लामिक सिविलाइजेशन ने साइंस को लेके अपनी सारी एबिलिटी, सारी चाह, सारी लगन को रोक दिया। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको नॉलेज के एक भरपूर सफर पर लेके जाऊंगा, जिसमें हम मुसलमानों की इसी जर्नी को कवर करेंगे। इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या साइंस और इस्लाम के दरमियान कोई कनेक्शन है या नहीं। इस बात पर भी नजर डालेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मंतक और लॉजिक की बात करनी चाहिए, और वो कौन लोग थे जिनका फलसफा बिल्कुल एंटी साइंटिफिक था। ये भी डिस्कस करेंगे कि वेस्ट में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, उसको मुसलमान क्यों अडॉप्ट नहीं कर सके। मुसलमानों की सोच और फिक्र पर जो बेड़ियां बंधी हुई हैं, उन बेड़ियों को भी खोलने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सीरीज कमाल की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। देखिए, इससे पहले कि हम लोग इस्लाम और साइंस के कनेक्शन की बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि मजहब और साइंस का फंडामेंटल डिस्प्यूट आखिर है क्या। देखिए, साइंस इन इट्स कैरेक्टर इज सेक्युलर, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। साइंस साइंस कहलाएगी ही नहीं अगर वो सेक्युलर ना हो। 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4, चाहे ये एडिशन कोई मुसलमान करे या हिंदू। H2O विल ऑलवेज मेक वाटर, चाहे ये मिक्सचर कोई यहूदी करे या ईसाई। साइंस खुदा को इसलिए नहीं मानती कि साइंस की डिक्शनरी में फेथ नाम का कोई वर्ड नहीं है, बल्कि साइंस किसी भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को इसलिए नहीं मानती क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली डिवाइन रियलिटी को प्रूफ नहीं कर सकता। साइंटिस्ट कैन बी रिलीजियस, बट साइंस डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लॉज आउटसाइड इट्स ओन। दूसरी तरफ रिलीजन नाम ही फेथ का है, ईमान का है, और जब ईमान की बात आ जाए तो कोई लॉजिक रैशनैलिटी काम नहीं करती। इसीलिए फेथ के बारे में कहते हैं कि इट इज बिलीफ इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नो अमाउंट ऑफ डिबेट कैन एवर सॉल्व दिस मैटर। सदियों से यह बहस चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि आज की दुनिया में कामयाबी साइंस से ही शुरू होती है और साइंस पर ही खत्म होती है। आप आज दुनिया के टॉप मुल्क उठा लें, ऑल ऑफ देम आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। अनफॉर्चुनेटली 13वीं सदी के बाद मुसलमानों ने साइंस से रिश्ता तोड़ दिया और फिर जाकर उसी कुएं में गिर गए जिसमें एक जमाने में यूरोपियंस मौजूद थे। एक ऐसा कुआं जिसमें राज था मुल्लायत का, मलूकियत का और खानकाइयत का। मुल्लायत मतलब क्लर्गी, मलूकियत मतलब मोनार्की और खानकाइयत मतलब रिलीजियस किंगशिप। ये वो तीनों चीजें हैं जो आज तक मुसलमानों के ज़हनों को जकड़े हुए हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग इन इश्यूज पर डिटेल में बात करेंगे। सो मुसलमान डार्क एजेस में चले गए एंड यूरोप वेंट थ्रू रेनेसांस, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट। ये आज से 400-500 साल पहले की बात है, जब वेस्ट ने मजहब परस्ती को छोड़ के अपने ज़हनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब दुनिया के मसाइल का हल कोई पादरी नहीं बल्कि साइंसी एक्सपेरिमेंट बताएंगे। अब कायनात की हकीकत कोई चर्च या पोप नहीं बल्कि साइंसदान बताएंगे। इस सोच की तब्दीली का नतीजा यह निकला कि यूरोप ने वेल्थ जनरेट करना शुरू कर दी। उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री माइट बढ़ती चली गई, मुसलमानों से भी कई गुना बेहतर हो गई। किताबें छपने की वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी मुसलमानों से बेहतर हो गई और रिजल्ट उसका यह हुआ कि दे बिकेम डोमिनेंट। वो इलाके जो मुसलमानों के कंट्रोल में थे, उन पर आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियंस ने कब्जा करना शुरू किया थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न राइफल्स एंड कैनन्स। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान साइंस और इल्म को लेकर अपनी तंग नजरी की वजह से हाकिम से महकूम बन गए, फातेह से मफतूह हो गए। रिसेंटली पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। प्रोफेसर शेर अली, जो बन्नू के एक कॉलेज में बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने पर माफी मांगी और एक रिटन अपॉलॉजी सबमिट की। लेकिन ये माफी प्रोफेसर शेर अली ने खुद नहीं मांगी, वहां के तंग नजर मौलवी हजरात ने उन्हें जदोकोब किया और उनसे जबरदस्ती माफी मंगवाई। ये हाल है 21वीं सदी के उलमा का,
जिनको आलिम कहना दरअसल इल्म की तौहीन है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि यूरोप जो आज साइंटिफिक वर्ल्ड को लीड कर रहा है, जो मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है, वो भी एक जमाने में इसी तरह की तोहम परस्ती में फंसा हुआ था। डार्विन की थ्योरी जब मशहूर होने लगी तो उसका चर्चा हर शख्स की जुबान पर था। जब यह खबर बिशप ऑफ वर्स्टा की बीवी को मिली तो उसने हैरान होकर कुछ ये कहा, डिसेंडेड फ्रॉम द एप्स? माय डियर, लेट अस होप इट इज नॉट ट्रू, बट इफ इट इज, लेट अस प्रे दैट इट मे नॉट बिकम जनरली नोन। क्या बंदर हमारे आबाओ अजदाद थे? मैं ये उम्मीद करती हूं कि ये बात सच ना हो, और अगर ये सच है तो मेरी ये दुआ है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ना लग सके। ये हाल था उस वक्त के रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स वेस्ट का। देखिए दोस्तों, जो जंग क्रिश्चियन थियोलॉजी ने साइंस के साथ लड़ी है ना, वो आज तक किसी मजहब ने नहीं लड़ी। अब जो बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हम लोग वहीं फंसे हुए हैं जहां पर आज से 600 साल पहले यूरोप फंसा हुआ था। रेनेसांस पीरियड से पहले जो 1000 साल थे ना, उसमें क्रिश्चियन चर्च का गलबा ना सिर्फ यूरोप के लैंड पर था बल्कि लोगों की सोच पर भी था। जो शख्स भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश करता, उसको शक की निगाह से देखा जाता, उसे परसिक्यूट कर दिया जाता, जला दिया जाता, मार दिया जाता। चर्च की इस ब्रुटैलिटी की मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। एक बड़े मशहूर आर्च बिशप अशर ने बाइबल पढ़ के नतीजा ये निकाला कि हमारी दुनिया 23 अक्टूबर 4000 बीसी को संडे के दिन सुबह 9 बजे वजूद में आई। क्या कैलकुलेशन है! इस इंकशाफ से पहले एक साइंटिस्ट वाइक्लिफ, जो उस वक्त तक मर चुका था, उसने दरियाफ्त किया था कि दुनिया मिनिमम कई लाख साल पुरानी है। लेकिन चर्च को यह बात बिल्कुल पसंद आई। उसने वाइक्लिफ की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकाली, उनकी हड्डियों को तोड़ा और उसको समंदर में बहा दिया, ताकि इस तरह की सोच के जर्म्स जमीन को कंटामिनेट ना कर सके। गैलीलियो और कोपरनिकस के साथ भी चर्च ने बहुत बुरा सलूक किया, क्योंकि ये वो साइंसदान थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अर्थ नहीं बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इन दोनों को हेरेटिक्स कहा गया, बिद्दती कहा गया, जो दीन के मामले में गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि चर्च आखिर इतना रिजिड क्यों था। इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि उस सोसाइटी का पूरा सोशल ऑर्डर चर्च कंट्रोल करता था। हर चीज के लिए चर्च ने रूल्स बताए हुए थे, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे पीना है, कैसे शादी करनी है, कैसे लोगों को दफनाना है। गोया चर्च प्रोवाइडेड अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और ऐसे सोशल ऑर्डर में जिसमें कोई चीज चर्च को चैलेंज कर सके, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। चर्च की सख्ती की दूसरी वजह यह थी कि कलीसिया ने लोगों को क्वेश्चनिंग करने से मना किया हुआ था। दीन के मामले में कोई सवाल नहीं, और साइंस क्योंकि सवाल उठाती है, लिहाजा उनको ये कहां से पसंद आती। तीसरी रीजन ये कि अगर इनमें से कोई भी रूल ओवर रूल हो जाता तो चर्च की अथॉरिटी चैलेंज हो जाती, जिसकी वजह से पूरा सोशल ऑर्डर बिखर के रह जाता। इसी सोच की वजह से साइंस और फ्री थिंकिंग को चर्च ने एक थ्रेट कंसिडर किया। चर्च के इसी एटीट्यूड के बारे में एंड्रयू डिक्सन व्हाइट ने 1896 में एक कमाल की किताब लिखी थी, जिसका टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर ऑफ साइंस विद थियोलॉजी। इस किताब में उसने चर्च के हवाले से बड़ी ही अम्यूजिंग और बिजार बातें लिखी हैं। ही राइट्स कि सेंट पॉल के मुताबिक सब बीमारियां शैतान की वजह से हैं। ये शैतान ही है जो कहत साली करता है और हमारी फसलों को खराब करता है। ये थी जनाब चर्च की सोच उस जमाने में। इसी तरह जो उस जमाने के प्लेग्स थे, जैसे कि कॉलरा और स्मॉल पॉक्स, उसके बारे में चर्च कहता था कि ये खुदा का बदला है उन लोगों से जो गुनाह करते हैं। इनफैक्ट उस शख्स के घर में ग्रेनेड फेंका गया जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने वाले शख्स डॉक्टर बॉयल्स्टन को पनाह दी थी। इसी तरह उस जमाने के पादरी ये कहा करते थे कि जो आसमान में कॉमेट्स होते हैं वो इंसानों की तरफ खुदा के गुस्से का इजहार है। जो समंदर में तूफान आते हैं उनके बारे में भी कहा जाता था कि ये शैतान के काम है। औरतों को मरवा दिया जाता था ये इल्जाम लगा के कि ये विच क्राफ्ट करती हैं, ये चुड़ैलें हैं। एक और मजे की बात जो चर्च कहा करता था वो ये कि ये जो आसमानी बिजली है ना, ये 5 गुनाहों की वजह से है, जिसमें से पहला है इम्पेनिटेंस यानी कि ढिठाई जिद करना। नेक्स्ट है इनक्रेड्यूलिटी यानी कि चर्च की टीचिंग्स पर ईमान ना लाना। तीसरा गुनाह यह था कि चर्च की मुरम्मत ना करवाना। चौथा गुनाह यह था कि पादरियों को पैसा ना देना।
और आखिरी गुनाह था अपने मातहत लोगों को तंग करना। ये सब बातें अलग अलग शक्लों में आज आपको इस्लामी ममालिक में और पाकिस्तान में नजर आएंगी। इसी को तोहम परस्ती कहते हैं, यानी कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म। लेकिन इन सब आर्गुमेंट्स में इवेंचुअली जीत साइंस की हुई। इसका एक बड़ा प्रूफ हमें मिलता है 9 मई 1983 में, जब पोप जॉन पॉल II ने चर्च के बिहाफ पर गैलीलियो से माफी मांगी। चर्च का जो मिजाज था गैलीलियो के मामले में, वो अब काफी मैच्योर हो चुका है। चर्च इस बात का बड़ा आजिज़ी से एतराफ करता है कि मजहब के मामलात को साइंस से अलहदा रखना होगा। अब जरा देखते हैं स्टेट ऑफ साइंस इन मुस्लिम कंट्रीज। 1983 में कुवैत में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मकसद था उन बॉटलनेक्स को रिमूव करना जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हायल होते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक था विच डोमिनेटेड द प्रोसीडिंग्स, और वो था इज साइंस इस्लामिक। इसके बारे में सऊदी स्कॉलर्स का यह व्यू था कि साइंस मुसलमानों के अंदर मुतजिला सोच को बढ़ाती है, जिसके बाद लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, लॉजिक मांगना शुरू कर देते हैं, मंतक का इस्तेमाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, रीजनिंग करते हैं। लिहाजा साइंस चूंकि सेकुलर है, इसीलिए ये इस्लामिक बिलीफ्स के खिलाफ है। लिहाजा मज़ाहिया तौर पर रिकमेंड ये किया गया कि टेक्नोलॉजी को तो प्रमोट किया जाए, लेकिन प्योर साइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग आई हैव हर्ड। यही वजह है दोस्तों कि पिछले 800 सालों में देयर इज नॉट अ सिंगल मीनिंगफुल साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन डन बाय द मुस्लिम्स। इस नॉन साइंटिफिक सोच की एक और मिसाल मिलती है इन द शेप ऑफ शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज, जो मदीना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था जरियान अल शम्स वल कमर व सकून अल अर्ज, जिसकी ट्रांसलेशन बनती है मोशन ऑफ द सन एंड मून एंड द स्टेशनैरिटी ऑफ द अर्थ। ये किताब जो 1982 में पब्लिश हुई थी, इसमें मेंशन ये था कि इट इज द अर्थ विच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन मूव्स अराउंड इट। फिर हम लोग कहते हैं कि वेस्ट हमें छितर क्यों लगाता है। दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, विच इज 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में वी आर नोवेयर, जिसकी वजह से वेस्ट को यह लगता है कि इस्लाम एक मोनोलिथिक रिलीजन है, वो रिजिड है जो इंसान की सोच की उड़ान को रोकता है, विच इज फॉर्चुनेटली नॉट ट्रू। लेकिन हमारे यहां मुल्लायत ने ऐसी सोच पर पहरे लगाए हैं कि सबकी सोच तबाह होकर रह गई है। एनीवेज, हमारा ये जो एंटी साइंस एटीट्यूड है ना, मजे की बात यह है कि हम मुसलमानों को भी इसके बारे में बखूबी इल्म है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के तूफान के जवाब में मुसलमानों के यूजुअली 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है रेस्टोरेशनिस्ट, दूसरा है रिकंस्ट्रक्शनिस्ट और तीसरा है प्रैग्मेटिस्ट। इन आर्गुमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले समझते हैं रेस्टोरेशनिस्ट लाइन को। रेस्टोरेशनिस्ट रिस्पॉन्स आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा विजिबल है, जो ये कहता है कि आज मुसलमानों की जो बुरी हालत है उसकी वजह यह है कि हम लोग सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं, हमें दीन पर वापस जाना है। 1970 और 80 में जो पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन हुई है, वो इसी रिस्पॉन्स का नतीजा है। सऊदी अरेबिया में फॉलो किया जाने वाला वहाबिज्म, पाकिस्तान में मौजूद जमात इस्लामी, ये दोनों इसी रेस्टोरेशनिस्ट लाइन को फॉलो करती हैं। इनके मुताबिक हमें सेकुलरिज्म के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ और रैशनैलिटी के खिलाफ जहाद करना है, ताकि एक ट्रू इस्लामिक स्टेट क्रिएट की जा सके। जमात इस्लामी का जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मजबूत है। जमात इस्लामी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इख्वान मुस्लिमीन की, जो एक फंडामेंटलिस्ट जमात है विच ऑपरेट्स इन द अरब वर्ल्ड। साइंस और मॉडर्निटी के मामले में जमात की सबसे मशहूर स्पोक्स पर्सन थी मरियम जमीला, हु वाज अ ज्यूइश अमेरिकन कन्वर्ट टू इस्लाम। उनके मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी को परसू करना दरअसल बुत परस्ती के बराबर है। दिस इज व्हाट शी सेड। तमाम जदीद नजरियात इंसान परस्ती को प्रमोट करते हैं, और इंसान परस्ती अक्सर औकात साइंस के रूप में नमूदार होती है। जदीदियत पसंद लोग ये समझते हैं कि साइंसी इल्म बिलाखिर उन्हें खुदाई ताकतें अता कर देगा। एक और जगह उन्होंने ये कहा कि इस्लामी मुआशरे में जिद्दत और तब्दीली की कोई जगह नहीं, इस्लामी सकाफत में इर्तकाई तरक्की की कोई जगह नहीं। इस्लाम में सिर्फ जगह है ना बदले जाने वाले कुरान और सुन्नत के मजहबी इकदार। ये सोच दोस्तों बहुत ही बारीक और नाजुक है। इसके बारे में मजीद मैं चर्चा करूंगा अपनी फ्यूचर वीडियोस में। अब आते हैं मौलाना मौदूदी पर, हु इज द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फिगर इन जमात इस्लामी एंड द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो भी वेस्टर्न साइंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। अपने एक लेक्चर में उन्होंने कुछ ये कहा, जदीद तालीम और रस्म व रिवाज की नौयत पर गौर करने से फौरन पता चलता है
कि इनका इस्लामी तालीम और रस्म व रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं। आप नौजवानों को फलसफा पढ़ाते हैं जो अल्लाह के बगैर कायनात की वजाहत करना चाहता है। आप इन्हें साइंस सिखाते हैं जो अक्ल से खाली और हवास के गुलाम हैं। आप इन्हें मुआशियात, कानून और समाजियात सिखाते हैं जो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल अलग हैं। मौलाना मौदूदी की इस सोच से इंस्पायर होकर इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद ने एक नया टास्क शुरू किया और वो था इस्लामाइज साइंस बुक्स को पब्लिश करने का। इन किताबों को छापने के लिए और लिखने के लिए उन्होंने कुछ ये रिकमेंडेशंस दी। कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना का जिक्र अल्लाह की बड़ाई बताए बगैर नहीं लिखा जाएगा। मसलन क्लास 3 की साइंस बुक में यह लिखने की बजाय कि व्हाट विल हैपन इफ एन एनिमल डज नॉट टेक फूड, यह लिखा जाए कि व्हाट विल हैपन इफ अल्लाह डज नॉट गिव एनिमल फूड। दूसरी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन दी गई कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से, यानी कि इल्लत व मालूल। आईपीएस ने यह रिकमेंड किया कि इफेक्ट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू अ फिजिकल कॉज, क्योंकि ऐसा करने से लोग एथिज्म की तरफ चले जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। उन्होंने लिखा देयर इज लेटेंट पॉइजन प्रेजेंट इन द हेडिंग एनर्जी कॉजेज चेंज, बिकॉज ऐसा करने से लगता है कि एनर्जी इज द ट्रू कॉज रादर देन अल्लाह। इसी तरह यह पढ़ाना भी गैर शरई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर पानी बनाते हैं। इंस्टेड इस्लामी तरीका यह है कि यह पढ़ाया जाए कि जब हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स को अप्रोच करते हैं तो बहुक्म इलाही पानी बन जाता है। इसी तरह आईपीएस की एक और अम्यूजिंग रिकमेंडेशन यह थी कि साइंटिफिक लॉज को साइंसदानों के नाम से मंसूब नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि न्यूटन्स लॉ या बॉयल्स लॉ, क्योंकि ऐसा करने से यह गुमान होता है कि ये लॉज इन साइंसदानों ने दरियाफ्त नहीं बल्कि क्रिएट की हैं, जो शिर्क के बराबर है। जब आप इस तरह की एंटी साइंटिफिक बातें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो यह बात तो तय है कि वो साइंसदान तो कभी नहीं बनेंगे। सो दोस्तों, ये तो है रेस्टोरेशनिस्ट लाइन। जो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट लाइन है ना, दैट इज माई पर्सनल फेवरेट। वो रेवोल्यूशनरी है, विच इज ट्रूली अलाइंड विद द ब्रेथ टेकिंग विजडम ऑफ कुरान एंड मॉडर्न फिलोसफी। लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए कमाल की नॉलेज और इनसाइट्स हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो सीरीज के इख्तिताम तक मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, सब कुछ आपके सामने खोल के रख दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि क्या सही है और क्या गलत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।